हाँ जी, दिस इज़ लेक्चर नंबर 61। हम लोग इश्यू ऑफ शेयर्स पढ़ रहे हैं और ये थर्ड लेक्चर है इश्यू ऑफ शेयर्स का। नए टॉपिक पे चलने से पहले प्रीवियस क्लास में मुझे एक टॉपिक बताना था जो रह गया था, वो है प्रीलिमिनरी एक्सपेंस वर्सेस शेयर इश्यू एक्सपेंस। कई क्वेश्चन में आपको या तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस या तो शेयर इशू एक्सपेंस के बारे में बताया जाएगा। पहले मैं आपको प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस समझा देता हूँ। बेसिकली इसे हम लोग इनिशियल कॉस्ट भी बोलते हैं। इनिशियल कॉस्ट या आप कह सकते हो इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट। इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट, प्लीज ध्यान से बेटा पहले बात समझिएगा। ये कंपनी इंकर्ड करती है बिफोर इट स्टार्ट्स इट्स ऑपरेशन। बिजनेस शुरू करने से पहले, फॉर्मली इस्टेब्लिश्ड होने से पहले इनिशियल कॉस्ट कंपनी पे करती है। इसको वन टाइम कॉस्ट भी बोला जाता है। वन टाइम कॉस्ट एक्चुअली होता क्या है वो समझते हैं। एग्जाम्पल्स, क्या क्या पार्ट पे किया जा सकता है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए, पहला होता है लीगल एक्सपेंसेस। जब भी आप कंपनी फॉर्मेशन में जाओगे, कंपनी इनकॉर्पोरेशन में जाओगे, तो आपको ड्राफ्ट करना पड़ता है एमओए। यू नीड टू ड्राफ्ट एमओए, एओए, एक्सेट्रा वेरियस अदर डॉक्यूमेंट। तो इनकी ड्राफ्टिंग की फीस होती है, लीगल फीस लगती है इनको ड्राफ्ट करवाने में। तो वो फीस जो है वो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस की फीस का पार्ट बनता है, एक्सपेंस का पार्ट बनता है। दूसरा रजिस्ट्रेशन फी, रजिस्ट्रेशन फीस पेड टू दी आरओसी। आरओसी मीन्स रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। कंपनी इनकॉर्पोरेशन के लिए अपने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जाते हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर आता है। इनका रजिस्ट्रेशन का एक फीस डिटरमाइंड है, जो फीस हमें पे करना पड़ता है। फिर हो सकता है कि हम लोग ये सारे काम जो है किसी प्रोफेशनल्स के थ्रू करवा रहे हैं, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर कंपनी सेक्रेटरी। तो उनकी जो फीस होगी, फीस पेड टू कंसल्टेंट, फीस पेड टू कंसल्टेंट्स। ये कौन कौन हो सकते हैं? सीए हो सकते हैं और सीएस हो सकते हैं। तो इनकी जो फीस होती है, ये सब फीस जो है वो पार्ट बनती है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस की। तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस बिजनेस स्टार्ट करने से पहले प्रमोटर्स के द्वारा, बात समझना ये आगे काम आएगा बेटा, प्रमोटर्स के द्वारा, क्योंकि अभी बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। तो प्रमोटर्स कौन लोग होते हैं? तो हमने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि दो लोग होते हैं जो प्राइवेट कंपनी शुरू करने में हेल्प करते हैं, और 7 लोग होते हैं जो पब्लिक कंपनी स्टार्ट करने में बिजनेस की हेल्प करते हैं। तो ये जो 7 लोग होते हैं पब्लिक कंपनी के लिए, और ये जो 2 लोग होते हैं प्राइवेट कंपनी के लिए, तो ये ही प्रमोटर्स कहलाते हैं बिजनेस के लिए। तो ये जो प्रमोटर्स होते हैं, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले इनिशियल कॉस्ट सारे बियर करते हैं, और इसी को हम लोग बोलते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो पहले मैंने आपको प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस समझा दिया। अब हम लोग बात करेंगे शेयर इशू एक्सपेंसेस की, कि ये क्या होता है। तो शेयर इशू एक्सपेंसेस जो होता है, दीज आर द कॉस्ट incurred by the company, incurred by a company when it raises funds by issuing shares to the public। जब किसी कंपनी को पब्लिक से पैसे रेज करने होते हैं, कैपिटल रेज करने होते हैं अपने शेयर्स बेच के, तो उस समय जो भी कॉस्ट लीगल एक्सपेंसेस पे करने पड़ते हैं, वो सारे शेयर इशू एक्सपेंसेस होते हैं। तो मतलब कंपनी की शुरुआत से पहले, इनकॉर्पोरेशन से पहले जो कॉस्ट होता है, उसे अपने प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस बोलते हैं। और कंपनी की शुरुआत होने के बाद जब कंपनी पब्लिक के पास जाती है पैसे रेज करने के लिए, अपने शेयर सेल करने के लिए, तो उस दौरान जो खर्चे होते हैं उसे शेयर इशू एक्सपेंसेस बोलते हैं।
हाँ जी, अब आप समझ रहे हो कौन-कौन से खर्चे हो सकते हैं। देखिए अंडरराइटिंग कमीशन, सर ये क्या होता है अंडरराइटिंग कमीशन? मैं अभी आपको जर्नल एंट्री बताने वाला हूँ, आप समझिएगा। बेसिकली एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको कहते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से समझना बेटा। मिनिमम सब्सक्रिप्शन, अभी तक मैंने आपको इसके बारे में बताया नहीं है। क्या होता है, कंपनीज़ एक्ट तो कहती है, कंपनीज़ एक्ट का एक प्रोविज़न है, जो सिंपली कहता है कि प्रोस्पेक्टस में जितना मिनिमम सब्सक्रिप्शन लिखा रहे, मतलब मिनिमम शेयर्स के लिए जो लोग अप्लाई करें, वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन कहलाएगा। एग्ज़ाम्पल, मैंने 20,000 शेयर पब्लिक को ऑफ़र किए और मेरे प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ था कि कम से कम अगर 17,000 शेयर्स के लिए भी एप्लीकेशन आ जाते हैं, तो हम लोग ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन अचीव कर लेंगे और शेयर्स अपने उन 17,000 शेयर होल्डर्स जो जिन्होंने एप्लीकेशन दिया है, प्रोबेबल शेयर होल्डर्स, उनको हम लोग शेयर्स अलॉट कर देंगे। बट ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे बात आती है सेबी की, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में ये पॉइंट्स लिखा है कि अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो है 90% ऑफ इशू ऑफ शेयर्स, जो आप इशू कर रहे हो शेयर्स 20,000, उसका 90%, 18,000 शेयर्स के एप्लीकेशन नहीं आते हैं, तो आपको एक सर्टेन टाइम लिमिट के बाद ये पैसे वापस करने पड़ते हैं। अगर आप पैसे वापस नहीं करते हो तो आप पे इंटरेस्ट चार्ज करना होगा, मतलब कंपनी जितना आप डिले करते हो, 30 डेज का आपके पास टाइम है, 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। आपके पास मिनिमम सब्सक्रिप्शन आ जाना चाहिए 90% का। अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन आ जाता है तो ही आप अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स कर सकते हो। अगर नहीं आता है तो 30 डेज गुजरने के नेक्स्ट 15 डेज में, आपको सारे पैसे वापस करने होंगे, रिफंड करना होगा एप्लीकेशन मनी। और अगर आप नहीं करते हो वैसा, आप 15 डेज़ में नहीं कर पाते हो और आप डिले करते हो, तो जितना डिले करोगे, उतने पे आपको 15% पर एनम का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। फिर से बात समझना, डिले करते हो तो नेक्स्ट 15 डेज़ में आपको पैसे वापस करने होंगे। अगर आप 15 डेज़ से ज़्यादा डिले करते हो, तो जितना ज़्यादा 15 डेज़ के बाद डिले करोगे, उतने टाइम पीरियड पे आपको 15% का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो अब ये तो डर हो गया मिनिमम सब्सक्रिप्शन को लेके सर, अगर कंपनी का 90% शेयर सेल नहीं हुआ, तो ऐसे कंडीशन में तो 30 डेज़ के बाद 15 दिन के अंदर-अंदर आपको सारे पैसे वापस करने पड़ेंगे। मतलब देखा जाए तो प्रोस्पेक्टस के डेट से आपको 45 डेज़ का टाइम मिल रहा है। 30 डेज़ तक मिनिमम सब्सक्रिप्शन हो जाना चाहिए। अगर नहीं होता है तो 30 डेज़ खत्म होने के 15 दिन के बाद आप सारे पैसे वापस कर दो। अगर 15 दिन के बाद आप डिले करते हो तो वहाँ पे 15% का इंटरेस्ट चार्ज होगा। ठीक है? ये बातें मैंने आपको समझा दी। अब अंडरराइटिंग की जो ये कमीशन होती है, अंडरराइटिंग कमीशन, ये क्या होती है इसके बारे में अब बात कर लेते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, ये पॉइंट जो हुआ, ये अंडरराइटर कमीशन समझाने के लिए ही था। अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन का डर बना है कंपनी के ऊपर, तो कंपनी क्या करती है, एक अंडरराइटर अपॉइंट करती है। फिर से मेरी बात समझना, कंपनी एक अंडरराइटर अपॉइंट करती है। ये अंडरराइटर आज के डेट में मार्केट में काम करने वाली बड़ी सारी कंपनीज़ हैं। कोटक कंपनी है, एसबीआई है, येस बैंक है, बड़ी सारी कंपनी हैं जिन्होंने मार्केट इंटरमीडियरीज़ की तरह अपने आप को रजिस्टर्ड करा रखा है और ये कंपनीज़ को हेल्प करती है मिनिमम सब्सक्रिप्शन का पॉइंट अचीव करने में, कंपनीज़ को हेल्प करती है उनके इश्यू ऑफ शेयर्स में, पब्लिक को शेयर सेल कराने में, मतलब उनका आईपीओ जो आता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, उसको सब्सक्राइब कराने में कंपनी की हेल्प करती है। तो वैसी कंपनीज को अंडरराइटर्स बोलते हैं। तो जो कमीशन इनको पे किया जाता है, कमीशन पेड टू देम फॉर हेल्प इन सेलिंग द शेयर्स, इसे अंडरराइटर कमीशन बोलते हैं। तो आई होप आपको अंडरराइटिंग कमीशन का पॉइंट समझ में आ गया। आज की डेट में आप गूगल करना कि लेटेस्ट ओला इलेक्ट्रॉनिक का आईपीओ आया या एनटीपीसी एनर्जी का आया, हाल फिलहाल में स्विगी का आया,
तो आप गूगल करना कि किस कंपनी ने ओला इलेक्ट्रॉनिक, स्विगी या एनटीपीसी एनर्जी एक्सेट्रा के अंडरराइटर्स के रोल को प्ले किया है, तो आप देखोगे कि 4-5 कंपनीज़ के नाम आ जाएँगे। इन कंपनीज़ ने मिल के अंडरराइटर्स का रोल प्ले किया है और ये आईपीओ सक्सेसफुल करवाया है। इसके बदले कंपनीज़ ने इन्हें कमीशंस पे किया। तो ये जो कमीशन पे कर रहे हैं, इसे हम लोग शेयर इश्यू एक्सपेंस बोलते हैं। उसके बाद देखो, पहले के ज़माने में क्या होता था, शेयर जब इश्यू किया जाता था, अलॉटमेंट किया जाता था, तो शेयर सर्टिफ़िकेट्स हुआ करते थे। शेयर सर्टिफ़िकेट्स। तो आज के डेट में तो ऐसा होता नहीं है, आज के डेट में तो डीमैट अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाते हैं इनके शेयर्स, पर पहले होता था। तो ये जो शेयर सर्टिफ़िकेट्स होते थे, इनका प्रिपरेशन का कॉस्ट लगता था। प्रिपेयर कराने पे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का कॉस्ट लगता था। तो ये कॉस्ट भी शेयर इश्यू एक्सपेंसेस होते हैं। आपको प्रोस्पेक्टस बनवाना पड़ता है बेटा। आप प्रोस्पेक्टस ऑफ़र करते हो लोगों को, ये प्रोस्पेक्टस का कॉस्ट होता था। फिर लिस्टिंग फीस होती है। लिस्टिंग फीस मतलब स्टॉक एक्सचेंजेस में जब आप शेयर्स लिस्ट कराओगे ना, तो वहाँ पे लिस्टिंग फीस लगती है ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस। तो ये सारे खर्चे मिला के शेयर इशू एक्सपेंसेस बनते हैं। तो बेसिकली आपने एक पॉइंट देखा, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस इनकॉर्पोरेशन से पहले के खर्चे को बोलते हैं और शेयर इशू एक्सपेंसेस शेयर जब पब्लिक को ऑफर किया जाता है तो उस दौरान जो खर्चे होते हैं उसे बोलते हैं। अब आपको मैं इसकी जर्नल एंट्री बता देता हूँ, ठीक है? सर वही बात है, आप समझ रहे होंगे कि ये बातें सर हम लोग कर क्यों रहे हैं। ये एक्सपेंसेस की एंट्री के लिए हम लोग ये सारी बातें कर रहे हैं। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? तो बेटा अगर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आपकी बुक में दे रखे होंगे तो आपको पता है, आपने रूल याद किया हुआ है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस नॉमिनल अकाउंट का। तो इस केस में जितने भी एक्सपेंसेस आपको दिखेंगे, चाहे वो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस दिखे, चाहे वो शेयर इशू एक्सपेंस दिखे, इन दोनों को आप इसी रूल के हिसाब से डेबिट करोगे। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट ईयर और शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट ईयर, जो भी होगा, शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट ईयर, जो भी अमाउंट दिया होगा, और आप इसे पे कर दोगे बैंक अकाउंट से। ठीक है? चलिए, ये हो गई एंट्री। अब एक पॉइंट है, वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 का। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 जो है, वो इसके ऊपर कहता है कि जिस साल आपने ये एक्सपेंसेस किया है, उसी साल इन एक्सपेंसेस को आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से राइट ऑफ करना पड़ेगा। इसके लिए आप एक एंट्री और करोगे, जिसमें आप लिखोगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ईयर टू प्रीलिमिनरी एक्सपेंस अकाउंट और टू शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट। एक्सपेंसेस रिटन ऑफ, और ये हमेशा साल के एंड पे होगा। ये बात आप याद रखना, ये एंट्री हमेशा साल के एंड पे होगी, पर सेम ईयर में होगी, इन सेम ईयर। जैसे ये एंट्री जो हुई थी, वो 1 ऑफ सितंबर 2022 को हुई, तो आप सेम ईयर 31 मार्च 2023 को ये एंट्री करके उसी साल के पीएनएल अकाउंट में ये एक्सपेंसेस राइट ऑफ करके दिखा दोगे। तो ये समझाने का मेरा जो रीज़न था वो यही था कि आपके बुक में ये एंट्रीज़ आ सकती है, तो इस एंट्रीज़ को आप इस तरीके से टैकल करेंगे। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस एंड शेयर इशू एक्सपेंसेस। आई थिंक आपका ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं सर इशू ऑफ शेयर्स के नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। देखिए, हम लोग इशू ऑफ शेयर्स जो करते हैं वो दो केस में करते हैं, एक करते हैं फॉर कैश और एक करते हैं अदर देन कैश। मतलब जब आप शेयर इशू करते हो तो शेयर इशू करने के बदले जो आपको कंसीडरेशन मिलता है
कंसिडरेशन कहने का मतलब कि ये जो आपने शेयर्स दिए, इन शेयर्स के बदले आपको क्या रिसीव हो रहा है। तो एक केस में आपको रिसीव होता है कैश और दूसरे केस में आपको कैश रिसीव नहीं होता है, कैश की जगह पे कुछ और चीज़ें रिसीव होती हैं। तो अब आपको इसकी एंट्री करनी है। तो जब आप कैश रिसीव करते हो तो जनरली यहाँ पे जो शेयर्स इश्यू किए जाते हैं, वो पब्लिक को इश्यू किए जाते हैं, रिटेलर को, नॉर्मल पब्लिक को, ठीक है? अब पब्लिक हो गई, इंस्टीट्यूशंस हो गए, इनको आप शेयर्स ऑफ़र कर देते हो। जब अदर देन कैश की बात होती है तो यहाँ 3 लोग आते हैं। हो सकता है आपने ये शेयर्स प्रमोटर्स को दिए, हो सकता है आपने शेयर्स यहाँ अंडरराइटर को दिए और अभी-अभी हम लोग अंडरराइटर के बारे में समझ के आएँगे, अंडरराइटर्स होते क्या हैं और हो सकता है आपने ये शेयर्स वेंडर्स को दिए। तो ये 3 बातें बेटा हमारे पास आ रही हैं, फिर से समझने का। हो सकता है कि आपने शेयर्स किसे दिए, प्रमोटर्स को दिए हैं। प्रमोटर्स को क्यों दिए? इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट के लिए। जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस प्रमोटर्स ने किए हैं, उसको टैकल करने के लिए, उस एक्सपेंस को मीट करने के लिए आपने प्रमोटर्स को शेयर्स दिया है। दूसरा, आपने अंडरराइटर को मिनिमम सब्सक्रिप्शन या शेयर्स की जो सेलिंग का प्रोसेस है, आईपीओ का जो प्रोसेस है, वो सक्सेसफुल बनाने के लिए आपने अंडरराइटर को कमीशन दिया है। और हो सकता है कि आपने कोई एसेट्स वगैरह परचेस किया हो या रनिंग बिजनेस परचेस किया हो, तो आप उनको बदले में शेयर्स दे रहे हो। तो वेंडर्स कौन लोग होते हैं? बेसिकली वेंडर्स वो लोग होते हैं जिनसे या तो आप कोई एसेट्स परचेस करते हो या तो आप उनसे एक रनिंग बिजनेस परचेस कर लेते हो। तो उसके बदले उन्हें पैसे तो देने होंगे ना, तो उसके बदले जिन व्यक्ति को पैसे देने होंगे, जिन कंपनी को पैसे देने होंगे, उन्हें हम लोग वेंडर्स बोलते हैं। तो आ जाइए पहले वापस से कि जो अगर आप इश्यू ऑफ शेयर्स कर रहे हो फॉर कंसिडरेशन इन कैश, मतलब जनरल पब्लिक को शेयर इश्यू कर रहे हो, तो वहाँ पे क्या होता है? देखिए बेटा, यहाँ पे 3 बातें होती हैं, ठीक है? पहला होता है शेयर्स इश्यू किए जा रहे हैं एट पार। दूसरा, शेयर्स इश्यू किया जा रहा है एट प्रीमियम। और ये दोनों पॉइंट जो है आज के कंपनीज एक्ट 2013 में प्रेवलेंट है। और तीसरा होता था इशू एट डिस्काउंट। सर ये होता था, मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया है था, मतलब ये आज के डेट पे नहीं होता है। जनरली पब्लिक को डिस्काउंट पे इशू नहीं किया जाता है। इसके अलावा डिस्काउंट पे इशू किया जाता है कुछ अदर इंडिविजुअल्स को, कुछ स्पेशल सरकमस्टांसेस में। ये बात मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, वो आपके सिलेबस में डायरेक्टली है नहीं, थियोरिटिकली आपको जानने की ज़रूरत है, वो बाद में बात करते हैं। फिलहाल कंपनी एक्ट 2013 ने 1956 के समय में होता था, कंपनी एक्ट रिवाइज हुई थी 2013 में। रिवीजन में डिस्काउंट वाले पॉइंट को हटा दिया गया, तो अब आप डिस्काउंट पे शेयर्स इशू पब्लिक को नहीं कर सकते, पर आप पार पे और दिस प्रीमियम पे आप इशू कर सकते हो। तो पार वाली सिनेरियो तो मैंने आपको लास्ट क्लास में जो जर्नल एंट्री कराई थी वो एट पार वाली थी। एट पार का मतलब होता है जो आपका फेस वैल्यू है 10 रुपीज, जो बात आपकी जो फेस वैल्यू है, आपने उसी फेस वैल्यू पे ही शेयर्स इशू किए हैं, तो आपका इशू प्राइस भी जो है वो 10 रुपीज ही है। आपने लोगों से मांगे भी 10 रुपए हैं और आपके शेयर्स की एक्चुअल में कीमत है भी 10 रुपए। पर प्रीमियम के केस में क्या होता है कि आपकी फेस वैल्यू तो 10 रुपए है, पर आपका जो इशू प्राइस है वो 10 रुपए नहीं है, वो 15 रुपए है। तो ये कौन सा कंडीशन है? अब हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। सर प्रीमियम होता क्या है? तो देखिए, प्रीमियम वैल्यू होता है इशू प्राइस माइनस फेस वैल्यू। जब एक कंपनी की जो इशू प्राइस है, कंपनी जो इशू लेकर आ रही है, शेयर्स बेचना चाह रही है, वो 200 रुपए में बेचना चाह रही है, जबकि कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपए है। आप समझ पा रहे हैं? तो कंपनी एक शेयर पे कितने रुपए का प्रीमियम चार्ज कर रही है? तो वो 190 रुपए पर शेयर का प्रीमियम चार्ज कर रही है। इस प्रीमियम को कंपनी की गुडविल या रेप्यूटेशन से भी आप इंटरचेंज कर सकते हो। मतलब कंपनी का जो रेप्यूटेशन है, एग्जिस्टिंग रेप्यूटेशन, कंपनी की जो गुडविल है, वो इतनी बेहतर है कि लोग इस कंपनी में शेयर्स खरीदना चाहते हैं। हो सकता है, चलिए एक एक्स वाई जेड लिमिटेड कंपनी है, एक एग्जांपल लेते हैं। एक एक्स वाई जेड लिमिटेड कंपनी है जो टेक्नोलॉजी में काम कर रही है ना? ये सॉफ्टवेयर बनाती है, ऐप बनाती है। तो इसके मार्केट में जो सॉफ्टवेयर्स चल रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर है या जो ऐप आप यूज़ कर रहे हैं, ये सॉफ्टवेयर और ऐप मार्केट में
बहुत पॉपुलर है। पहली बात, बहुत पॉपुलर है। हर एक लोग को पता है कि ये कंपनी जो है इस नाम से ये सॉफ्टवेयर और इस नाम से ये ऐप चला रही है। अच्छा, ये नाम पॉपुलर तो है ही, साथ में इनका जो काम करने का तरीका है वो भी बहुत बेहतरीन है। इसके जो काम करने का तरीका है, मतलब जो आइडियाज़ हैं, जिस आइडिया पे ये काम कर रही है, ये आइडिया भी यूनिक है। आइडिया भी यूनिक है। मतलब अभी तक इस सेक्टर में ऐसी कोई कंपनी है नहीं, जो कंपनी इस तरीके का काम कर रही हो। मतलब इस कंपनी का अभी फ़िलहाल मोनोपोली है मार्केट में, और सबको लगता भी है, फ्यूचर भी सबको लगता है कि प्रोस्पेक्ट जो है फ्यूचर को लेके इज़ ग्रेट। मतलब कंपनी भविष्य में भी, फ्यूचर में अच्छा प्रॉफ़िट कमाएगी, अच्छा प्रॉफ़िट करेगी, जिससे शेयर्स के प्राइसेस और इंक्रीज होंगे, शेयर प्राइसेस और इंक्रीज होंगे। तो इस तरीके से एक पॉजिटिव इमेज इस कंपनी ने लोगों के बीच में बनाई है। पॉजिटिव इमेज लोगों के बीच में, पब्लिक के बीच में इस कंपनी का है, जिसके वजह से डिमांड डिमांड इज हाई फॉर दिस कंपनी। दैट इज व्हाई, दिस इज द रीजन कि कंपनी जो अपना इशू प्राइस लेकर आ रही है वो 200 रुपीज है, विच इज मोर देन इट्स फेस वैल्यू। देखिए, जितने आसानी से अभी आपने ये बातें सीखी हैं, ये इतनी आसान बातें हैं नहीं। मार्केट में और भी बड़े सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो रोल प्ले करते हैं ये प्रीमियम को लेके। पर अभी फ़िलहाल आप क्लास 12th में हो, और जितनी मेंटालिटी आपकी है, जितना स्कोप आपके पास है सोचने का, उसमें आपने बस इतना सोचना है कि इस कंपनी को लेके मार्केट में एक पॉजिटिव इमेज है, हाई डिमांड है लोगों के बीच में, और लोगों का जो भरोसा है इस कंपनी में, इंटरेस्ट है इस कंपनी के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से कंपनीज जो है अपने शेयर्स को महंगे में बेच रही है। तो ऐसे कंडीशंस में अगर आप आते हो, ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं जहां पे कंपनी आपसे अपने फेस वैल्यू से ज़्यादा प्राइस चार्ज कर रही है, तो आप समझ जाना कि उसका मार्केट में बेहतर गुडविल बना हुआ है, एक रेप्यूटेशन बना हुआ है, जो प्रोडक्ट, वो जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है वो यूनिक है, हाई डिमांडेबल है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट काफ़ी अच्छा है, पॉपुलर है लोगों के बीच में, एक्स वाई जेड। अब बात आती है, सर ये तो समझ में आ गया कि प्रीमियम प्रीमियम कुछ तो है। अब इसकी जर्नल एंट्री आप क्या करोगे? सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। जी, सो जर्नल एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। जर्नल एंट्री समझने के लिए आपको 2 बातें पहले समझनी पड़ेगी। देखिए बेटा, पहला तो एक ये पॉइंट होगा कि क्वेश्चन विल स्पेसिफाई अबाउट द premium charged by the company is whether on application or allotment or even with calls। ओके, तो एक सिनेरियो बनता है जहां क्वेश्चन खुद सामने से स्पेसिफाई करेगा कि कहां पे प्रीमियम चार्ज किया जा रहा है। एप्लीकेशन पे भी चार्ज किया जा सकता है, अलॉटमेंट पे भी चार्ज किया जा सकता है, और कॉल्स पे भी चार्ज किया जा सकता है। और दूसरा, क्वेश्चन विल बी साइलेंट। तो एक होगा कि क्वेश्चन साइलेंट है, तो इन दैट सिनेरियो वी विल अज्यूम दैट सिक्योरिटीज प्रीमियम is charged
along with allotment money, allotment money। तो सर दो सिनेरियो बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने की जरूरत है आपको। क्वेश्चन स्पेसिफाई करेगा कि वो कहाँ पे चार्ज कर रहा है, और दूसरा क्वेश्चन साइलेंट है। तो एक पॉइंट जहाँ साइलेंट है वह अलॉटमेंट में मांगा जाएगा, और दूसरा जहाँ पे क्वेश्चन स्पेसिफाई करेगा तो वहाँ इसकी जर्नल एंट्री कैसे करेंगे। तो आइए एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं और उससे सॉल्व करके देखते हैं। चलिए, एक कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू किए, 10,000 शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। ठीक है, साथ साथ में आप लोग भी लिखना, एट प्रीमियम। फेस वैल्यू थी ₹10, और इशू किया गया, इशू वैल्यू जो थी, इशू प्राइस इज ₹15। और ये पैसे मांगे कैसे गए वो देखना। एप्लीकेशन पे ₹2, अलॉटमेंट पे ₹5, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे भी कितने हो गए, ₹8। यहाँ पे प्रीमियम इंक्लूड था ₹1, ऑलरेडी इंक्लूडेड था। यहाँ प्रीमियम इंक्लूड था ₹2, और यहाँ पे प्रीमियम इंक्लूड था ₹2। तो ₹8 में से ₹2 यहाँ पे प्रीमियम था, ₹5 में से ₹2 प्रीमियम था, और ₹2 में से ₹1 यहाँ पे प्रीमियम था। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिया। तो इसकी जर्नल एंट्री किस तरीके से होगी, आओ मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले बैंक अकाउंट डियर टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। पहले तो लोगों ने चिट्ठियां दी होंगी, 10,000 शेयर्स के लिए ₹2 मेरे को मिले, 10,000 शेयर्स के लिए ₹2 मेरे को मिले। ये हो गई पहली एंट्री। फिर हमने क्या किया, हमने लोगों को शेयर्स अलॉट किए। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डियर 10,000 पे ₹2, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 पे ₹1, क्योंकि एप्लीकेशन जो रिसीव हुआ वो ₹2 का था, पर उस ₹2 को दो पार्ट में हमें तोड़ना था। एक पार्ट जो था वो कैपिटल के लिए था, ₹1 वॉज फॉर कैपिटल, बट ₹1 वॉज नॉट फॉर कैपिटल, इट वॉज फॉर प्रीमियम। अब बात आती है, सर प्रीमियम होता क्या है, ये पॉइंट सेकेंडरी है जो यहाँ पे हम लोग समझेंगे। प्रीमियम एक्स्ट्रा मनी जरूर हुआ, हमारे गुडविल, हमारे रेपुटेशन की वजह से जरूर आया, पर ये एक एक्स्ट्रा पैसा है जो बिजनेस में आ रहा है। तो क्योंकि ये एक्स्ट्रा पैसा है बिजनेस में आ रहा है, और कैपिटल बेचा गया महंगे पे, इस वजह से आ रहा है, इसीलिए इसे कैपिटल प्रॉफिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, कैपिटल प्रॉफिट। यहां कहीं पे आप लिख लो, मैं भूल गया लिखाना, कि प्रीमियम इज अ कैपिटल प्रॉफिट एंड विल बी credited to a separate account termed as security premium account। ठीक है, will be recorded in a separate account termed as security premium account। ओके सर, इनकम है ना बिजनेस के लिए, ये बिल्कुल सर प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट आपको नॉमिनल अकाउंट का फॉर्मूला तो याद ही होगा, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो आप यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम को अलग से रिकॉर्ड करोगे, 10,000 मल्टीप्लाई बाई 1। तो ये आपकी हो गई सेकेंड एंट्री। पहले आपने एप्लीकेशन के पैसे रिसीव किए, फिर आपने एप्लीकेशन मनी को अलॉट कर दिया, और बाकी बचे हुए जो एक्स्ट्रा मनी थे उसे आपने सिक्योरिटी प्रीमियम में एंटर कर दिया। अब आप शेयर अलॉटमेंट का पैसा मांगोगे। शेयर अलॉटमेंट का जब आप पैसा मांगोगे तो आप एंट्री करोगे 10,000 मल्टीप्लाई बाई 5। जब आप मांग रहे हो तो आप साथ में कैपिटल के साथ साथ प्रीमियम का भी पैसा मांगोगे, तो पूरे ₹5 मांगोगे, और आप बताओगे कि मैं आपको ओनर बनाने के लिए ₹3 मांग रहा हूं, और मैं आपसे सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम का ₹2 मांग रहा हूं।
आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। बिल्कुल, मैं अलॉटमेंट पे आपसे टोटल कितने पैसे मांग रहा हूँ, 5 रुपए, जिसमें से शेयर कैपिटल के नाम का कितना मांग रहा हूँ, 3 रुपए, और प्रीमियम के नाम का कितना मांग रहा हूँ, 2 रुपए। अब आई होप आप पैसे दे दोगे, पूरे पैसे दे दोगे। बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 मल्टीप्लाई बाई 5 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 10,000 मल्टीप्लाई बाई 5। हाँ जी सर। अब लास्ट एक एंट्री थी हमारी, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। यहाँ पे हमने कितने रुपए मांगने थे, 10,000 पे 8 रुपीज मांगने थे। शेयर कैपिटल के कितने मांगने थे, 10,000 मल्टीप्लाई बाई 6 मांगने थे। और शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के कितने मांगने थे, 10,000 मल्टीप्लाई बाई 2 मांगने थे जी। अब पैसे मिल जाएंगे, बैंक अकाउंट दिया, 10,000 मल्टीप्लाई बाई 8 टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 10,000 मल्टीप्लाई बाई 8। ये हो गई सर एंट्री जहां पे अलग अलग केसेस में प्रीमियम मांगे गए। आई होप आपको पॉइंट समझ में आया होगा। सेम क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन ये वाला आपने पकड़ना है, बट यहाँ पे इस तरीके से प्रीमियम को लेके कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। इंफॉर्मेशन अबाउट चार्जिंग प्रीमियम इज नॉट प्रोवाइडेड। तो सर ऐसे केस में आप क्या करोगे, ऐसे केस में पहले आप पैसे रिसीव करोगे, बैंक अकाउंट दिया, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 10,000 पे 2 रुपीज, 10,000 पे 2 रुपीज। ठीक है, मैं आपको यह बता देता हूँ। एप्लीकेशन पे हमने 2 रुपए मांगे थे, अलॉटमेंट पे हमने 5 रुपए मांगे, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे हमने 3 रुपए मांगा। तो देखो 2 + 5 7 + 3 10। तो यहाँ पे फेस वैल्यू कितना कितना मांगा गया ये तो बताया गया, पर प्रीमियम कहाँ पे मांगा गया ये नहीं बताया गया। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग प्रीमियम अलॉटमेंट पे ऑटोमेटिकली मांग लेते हैं। तो यहाँ पे आप करोगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दिया 10,000 मल्टीप्लाई बाई 2 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 मल्टीप्लाई बाई 2। तो ये एंट्री हो गई आपकी एप्लीकेशन की। अब आप क्या करोगे अलॉटमेंट पे, तो अब अलॉटमेंट पे ऑलरेडी अज्यूम कर लेना कि अब आपसे 5 रुपए नहीं मांगने मैंने, अब 5 में मैंने प्रीमियम का 5 और जोड़ देना है, प्रीमियम का 5 और जोड़ देना है। तो टोटल मैं अलॉटमेंट पे मांगूंगा तुमसे 10 रुपए। टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 का 5 रुपए, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 10,000 का 5 रुपए। तो ये हो गई मेरी एंट्री जब क्वेश्चन विल नॉट स्पेसिफाई विद वेयर टू चार्ज सिक्योरिटी प्रीमियम। और उम्मीद करता हूँ आप अलॉटमेंट पे पैसे अपने को पे कर दोगे। 10,000 मल्टीप्लाई बाई 10, 10,000 मल्टीप्लाई बाई 10। फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के रिमेनिंग व्यूज, रिमेनिंग जो फेस वैल्यू है वो आप मांग लेना। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 10,000 पे 3 रुपए बच रहे थे, क्योंकि 2 रुपए उधर मांग लिए, 5 रुपए इधर मांग लिए, तो 3 रुपए ही बच रहे। टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 मल्टीप्लाई बाई 3, और आप यहाँ पे मेरे को पूरे पैसे दे दोगे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 10,000 मल्टीप्लाई बाई 3, 10,000 मल्टीप्लाई बाई 3। चलिए
आई होप मैंने आपको सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए। अब आज की क्लास में हमने क्या-क्या किया है वो एक बार मैं देख लेता हूँ। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस और शेयर इश्यू एक्सपेंसेस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है आपको कि ये क्या होता है, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। प्लीज़ भूलना कभी नहीं, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट को प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस बोलते हैं। यहाँ पे जो हम लोग ने डॉक्यूमेंट्स ड्राफ्ट करने में लीगल फीस दी है, रजिस्ट्रार के पास जो पैसे दिए हैं, प्रोफेशनल्स को जो पैसे दिए हैं, उसे बोलते हैं। रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह सब प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस में आते हैं। शेयर इशू एक्सपेंसेस मतलब शेयर को जब पब्लिक को ऑफर करते हैं तो उस समय जो हमारे लीगल एक्सपेंसेस, रजिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, अंडरराइटर कमीशन, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस जितने भी होते हैं, अब वो सारे एक्सपेंसेस जो हैं वो यहाँ पे आते हैं। अब ये दोनों एक्सपेंसेस को लेके एक स्टोरी इतनी सी थी कि ये दोनों एक्सपेंसेस जिस ईयर में इंकर्ड होंगे उसी ईयर में ये राइट ऑफ कर दिए जाएंगे थ्रू स्टेटमेंट ऑफ पी&एल अकाउंट। अब मैं एक बात और बता सकता हूँ, अगर स्टेटमेंट ऑफ पी&एल अकाउंट ना रहे तो आप इसे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से भी राइट ऑफ कर सकते हो। देखो मैं शुरू में तो नहीं बता पाया, वो इसलिए नहीं बता पाया क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम अभी तक मैंने तुमको बताया नहीं था। अब मैंने बता दिया है तो अब मैं ये कर सकता हूँ, अगर स्टेटमेंट ऑफ पी&एल में पैसे ना हो, क्वेश्चन में स्टेटमेंट ऑफ पी&एल दिया है, एक्सपेंस दिया है 60,000, स्टेटमेंट ऑफ पी&एल में पड़े है 40,000, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप स्टेटमेंट ऑफ पी&एल से कंप्लीट 60,000 राइट ऑफ नहीं कर पाओगे, तो 20,000 बचेगा। उसके लिए आप सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को डेबिट कर देना। तो तुम्हारी एंट्री बनेगी स्टेटमेंट ऑफ पी&एल डेबिट 40,000, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट 20,000 टू प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस या शेयर एक्सपेंसेस, शेयर इशू एक्सपेंसेस 60,000। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर है। फिर इशू ऑफ शेयर्स कितने तरीके से होता है ये तुमको बता दिया। फॉर कैश में दो तरीके से कर सकते हैं, एज पर कंपनीज एक्ट 2013 एट पार एंड एट प्रीमियम, दोनों ही केसेस बता दिए। डिस्काउंट स्पेशल सर्कमस्टांसेस है, अभी नहीं बाद में बताऊंगा। अदर देन कैश में तीन बातें होती हैं, प्रमोटर्स, अंडरराइटर और वेंडर। क्या क्या होती है? प्रमोटर, अंडरराइटर और वेंडर। तो प्रमोटर क्या होते हैं, उनके रिस्पेक्ट में क्या एक्सपेंसेस होते हैं ये बता दिया। अंडरराइटर क्या होते हैं, इससे रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं ये बता दिया। एंट्री बतानी बाकी है, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और वेंडर्स के ऊपर जो कंप्लीट टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।